हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पुलिस व्यवस्था से महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल आप लोगों से इस टॉपिक से लगभग यूपी पुलिस के प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जेल वार्डन का एग्ज़ाम, चाहे आप फायरमैन का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप किसी भी अन्य अदर स्टेट में आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ एक से दो सवाल आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। जैसा कि यूपी पुलिस में प्रत्येक सेट में आपको 3 सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो 3 दूना अगर मैं बात करता हूँ तो 6 अंक के सवाल रहते हैं। ये क्वेश्चनों का मोड रहेगा एमसीक्यू। वीडियो को फुल वॉच करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ जनहित से संबंधित। ये जनहित क्या है? जनता की सेवा करने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा किया गया कार्य जनहित कहलाता है। पुलिस सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कार्य करती है, यही जनहित है। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहला सवाल देखिए, जनहित का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, या फिर ये सभी? तो देखिए, जो सही आंसर है, जनहित का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस। ऑप्शन ए बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर है। सवाल नंबर 2 करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए हुए हैं? भारत के किस भाग में? भाग की संख्या कितनी है भारत के संविधान में? तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। आपको ये चीज़ पता है। 12 अनुसूचियां हैं, और मैं बात करता हूँ मूल रूप से 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। अगर मैं बात करता हूँ भारत के संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित भाग की, तो वो भाग यहाँ आपका रहेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं। अकाल के समय पुलिस अधिकारी को मार्गदर्शन के लिए निर्देश किस पैरा रेगुलेशन में दिया हुआ है? अकाल के समय, अकाल का मतलब ऐसी स्थिति जब भोजन इत्यादि के लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी को मार्गदर्शन के लिए निर्देश क्या है? तो मार्गदर्शन के लिए निर्देश है पैरा 328 पुलिस रेगुलेशन। तो ये है भैया मार्गदर्शन के लिए निर्देश। सवाल नंबर 4 करिए। आप पुलिस में हैं, आपके सामने एक दुर्घटना घटित हो जाती है, आप क्या करोगे? रोकेंगे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे एवं कानूनी कार्यवाही करेंगे, या रोकेंगे एवं केवल कानूनी कार्यवाही करेंगे, या व्यक्ति को धमकाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? अगर आप पुलिस में हैं ना, तो सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है कि आप रोकेंगे और व्यक्ति को पहले अस्पताल पहुंचाएंगे, फिर विधि यानी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल का राइट आंसर है ए ऑप्शन, लेकिन जनहित के अंतर्गत ही आता है। सवाल नंबर 5 देखिए। एक बच्चा अपना पता भूल गया है, आप उसे ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? पता लगाकर छोड़ कर आएंगे, अपने घर ले जाएंगे, या ध्यान न देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चा अपना पता भूल गया, सबसे पहला परम कर्तव्य आपका बनता है कि आप उसका पता लगाकर उसे छोड़कर आइए। अगर उसका पता लग जाता है तो, वरना अगर नहीं लगता है तो फिर आप उसे अपने साथ भी ले जा सकते हैं। आगे, यदि कोई घुमक्कड़ व्यक्ति मर जाता है, तब उसकी लाश, घुमक्कड़ का मतलब ऐसा व्यक्ति भाई जिसके बारे में अब आपने देखा होगा, कुछ जिनका दिमाग वगैरह चल जाता है, वो घूमते फिरते रहते हैं, अब बाय द वे वो किसी कारणवश मृत्यु उनको प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप उसकी लाश को जला दोगे, पेड़ पर टांग दोगे, या फिर लाश की धर्म की भांति अंतिम संस्कार करने के लिए व्यवस्था करोगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि कोई घुमक्कड़ व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके धर्म के भांति आप उसका अंतिम संस्कार करोगे। तो ऑप्शन यहां बिल्कुल तीसरा नंबर राइट है। सवाल नंबर 7 देखिए। पुलिस अधीक्षक अकाल की रिपोर्ट किसको भेजेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। जो पुलिस का अधीक्षक होता है वो अकाल की रिपोर्ट, अगर अकाल है, भोजन इत्यादि के लाले पड़े हुए हैं, तो ये
सबसे पहले खबर भेजी जाएगी राज्य सरकार को, यानी आपकी स्टेट गवर्नमेंट को इसकी सबसे पहले खबर दी जाएगी। क्योंकि जो पुलिस आती है वो समवर्ती सूची में आती है, राज्य सूची में आती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए जरा। आगे देखिए, अकाल के समय पुलिस को भूखा व्यक्ति, मान के चलिए अकाल का समय है, आपको भूखा व्यक्ति कोई मिल जाए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? जेल में बंद कर दोगे क्या उसे? नहीं जी। भोजन कराना चाहिए, काम कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। काम दिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। काम है क्योंकि वो भूखा व्यक्ति है, सबसे पहले आपका परम कर्तव्य बनता है कि किसी भी प्रकार से उसको आप भोजन कराने में, है ना, सहमति या मतलब सफलता प्राप्त कर लें। आगे देखिए सवाल नंबर 9, यातायात सप्ताह में पुलिस क्या करती है? जो यातायात सप्ताह होता है उसमें क्या करती है? यातायात नियमों की जानकारी देती है। यातायात बढ़ा देगी? बिल्कुल गलत। यातायात कम करेगी? बिल्कुल गलत। कोई नहीं। क्या करेगी? यातायात के जो नियम है ना, रूल्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगी यातायात सप्ताह में पुलिस। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10, कोई पुलिस अधिकारी से किसी अपराध की जानकारी चाहता हो जिसका उत्तर उसे पता नहीं है पर पता कर सकता है, पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करोगे? आप कहेंगे कि प्रश्न असंगत है या उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे, उसे डांटकर ऐसे ही प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे, या फिर उसे बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके बताएंगे, है ना। आपको भाई जानकारी भी नहीं है तो उसे आप क्या करोगे भाई? उसे बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके उसे बता दिया जाएगा। तो 10वें नंबर में राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। 11वां नंबर सवाल देखिए, किसी विदेशी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना की रिपोर्ट पर थाना अध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी विदेशी व्यक्ति की मृत्यु, है ना, की सूचना की रिपोर्ट पर थाना अध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए क्या? मृतक का पूर्ण विवरण, या मृत्यु का कारण, मृतक की राष्ट्रीयता, या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ मृतक का पूर्ण विवरण भी चाहिएगा, मृत्यु का कारण भी चाहिए, मृतक की राष्ट्रीयता कि किस राष्ट्र किस देश से संबंधित है, यानी तीनों प्रकार की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। ठीक है ना भैया। आगे देखिए नेक्स्ट, सड़क पर एक लड़की रास्ता भटक गई है, आप पुलिस में हैं, आप क्या करोगे? उसे अपने हाल पर छोड़ दोगे क्या? अपने घर लाओगे? बच्ची को नारी निकेतन में छोड़ दोगे, या फिर बच्ची को उसके संरक्षक के पास छोड़ोगे? तो आपका परम कर्तव्य बनेगा कि बच्ची को उसके संरक्षक के पास छोड़ा जाए। विकल्प यहाँ डी राइट है। सवाल नंबर 13 देखिए, अकाल की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य क्या है? लोगों को कारावास भेजे? गलत बात, बिल्कुल जेल नहीं भेज सकते। लोगों की सहायता के लिए लोगों को धन दे। अकाल की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट का परम कर्तव्य यही है, अगर धन की उपलब्धता है तो लोगों की सहायता के लिए लोगों को धन दिया जाए। तो यहाँ आपका 13वें नंबर में बी विकल्प राइट हो जाता है। सवाल नंबर 14 में देखिए, मूल अधिकार वर्णित है। मूल अधिकार की मैं बात करता हूं तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं तो आर्टिकल 12 से 35 जो है वो मूल अधिकारों से ही संबंधित है। आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकारों से भाग 3 में वर्णित है। आगे आ जाइए, जनहित कौन सा अनुच्छेद है? जनहित कौन सा अनुच्छेद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनहित का मतलब जनता का जिसमें हित दे रखा हो, अर्थात जिसमें दे रखे हों आपके मूल अधिकार। मूल अधिकार, अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकारों की संख्या 6 है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो मूल अधिकार या फिर जनहित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल है अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3, ए विकल्प दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, किसी परिवादी के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए? भद्दा, सहयोगात्मक, रुष्ट या डरावना? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी भी परिवादी के साथ जो पुलिस का व्यवहार है वो सहयोगात्मक होना चाहिए। विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुलिस का कौन सा स्वरूप सबसे खराब होता है? समय का दुरुपयोग? गलत बात, है ना। पैसा खर्च करना? ये भी गलत बात। तो अपने लिए लोगों को तंग करना, आपने देखा कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, रिश्वतखोर जो होते हैं, तो वो अपने लिए लोगों को तंग कर देते हैं, और यही पुलिस का सबसे खराब रूप होता है दोस्त, यानी रिश्वतखोरी। सवाल नंबर 18 देखो, जनहितवाद कहाँ पर पेश किए जाते हैं? एक और इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। जो जनहितवाद है वो एसपी अर्थात सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय बोलते हैं।
अगर उच्च न्यायालय है उच्च, तो उच्च का मतलब है हाई कोर्ट, अगर उच्चतम लगा हुआ है तो उसका मतलब एसपी सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, याद रखना। 18 नंबर ये कंप्लीट हो गया जनहित से। चलिए अगला पॉइंट है कानून व शांति व्यवस्था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 7 टॉपिक कराऊंगा। इस मतलब इससे 7 टॉपिक और 7 टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, यानी पुलिस प्रणाली से लगभग आप लोगों को 14 पार्ट मिल जाएंगे। इनमें से आपका जो क्वेश्चन है वो है ना फंस जाना चाहिए आपके एग्जाम में। तो कानून व शांति व्यवस्था है अगला। पहला पॉइंट देखिए, पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस व्यवस्था मैंने पूछा था आप लोगों से, राज्य सूची में रखा गया है। कितनी सूची है? 3, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची जिसमें दोनों सरकार मिलकर मतलब कानून बनाती हैं, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और संघ सूची में आपका देश यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाएगी। तो जो पुलिस व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। दूसरा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं, आंतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना निम्नलिखित में से किसका दायित्व है। आंतरिक जो उपद्रव होते हैं यानी देश के अंदर जो उपद्रव होते हैं उनसे रक्षा करना किसका, तो आपको पता है कि जो वो आंतरिक होते हैं उनका दायित्व पूर्ण है केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो याद रखना ये आंतरिक उपद्रवों से है ना राज्य की रक्षा करना, किसकी रक्षा करना? राज्य की रक्षा, तो वो केंद्र सरकार का ये लक्ष्य हो जाता है, दायित्व हो जाता है। आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, तो एनएसजी की जो स्थापना है वो कब की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनएसजी की स्थापना। तो याद रखना एनएसजी की जो स्थापना की गई थी वो 1986 में की गई थी। 1986 1986 एनएसजी की स्थापना की गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पुलिस में जाना चाहते हैं क्योंकि, आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं? आप में कर्तव्य क्षमता है, आप में ईमानदारी है, आप भ्रष्ट हैं, या फिर आप इनमें से कोई नहीं आंसर कर सकते हैं। तो आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आप में कर्तव्य की क्षमता है, आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। तो आप पुलिस में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आप में कर्तव्य की क्षमता है, आप कर्तव्य निभा सकते हैं अपना कार्य। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। आप पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी हैं, आपको संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, आप क्या करेंगे? है ना, संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है आपको। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे, कुछ ना करेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ना करने पर कार्रवाई करेंगे, सूचना प्रकाशित करेंगे। तो देखिए आपको ऐसा अपराध है ना जो जघन्य अपराध है, संज्ञेय अपराध है, उसकी सूचना दी जाती है, तो आप सबसे पहले सूचना एफआईआर यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे। ऐसी कंडीशन में ए विकल्प दोस्त राइट हो जाता है। अगला सवाल देखो, एक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के लिए या के किए जाने के निवारण के लिए क्या करेगा? एक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के निवारण के लिए क्या करेगा? संज्ञेय अपराध किसी ने किया है, उसका निवारण आपको करना है, आप क्या करोगे? अंतःक्षेप करेगा, गलत। जब आदेश हो तब अंतःक्षेप करेगा, गलत। यानी अंतक्षेप करेगा एवं पूरी शक्ति से उसे निवारित करेगा। तो ये विकल्प यहाँ आपका सी राइट है। अगला सवाल करते हैं, किसी पुलिस अधिकारी से असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, झूठे अपराध की, है ना, तो अभियुक्त को पुलिस अधिकारी क्या करेगा? अभियुक्त को पुलिस अधिकारी क्या करेगा? बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकेगा ऐसी स्थिति में, असंज्ञेय अपराध है तो, है ना। अभियुक्त है ना को पुलिस अधिकारी बिना वारंट भी ना है तो भी गिरफ्तार कर लेगा अगर अपराध है ना झूठ बोला है या फिर ऐसी कोई कंडीशन है। अगला देखिए, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति धारा कौन सी है? तो याद रखना अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति धारा है 107 दंड प्रक्रिया संहिता। 107 धारा है दंड प्रक्रिया संहिता, याद रखना। आगे बढ़ते, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए, दोष सिद्धि भी है तो परिशांति कायम रखनी है, इसके लिए प्रतिभूति वर्णित है। किस धारा में वर्णित है? तो याद रखना 9 नंबर के लिए सही आंसर है 106 धारा दंड प्रक्रिया संहिता में है। दोष सिद्धि भी हो गया, पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति वर्णित है धारा 106 दंड प्रक्रिया संहिता। दोष सिद्धि पर परिशांति रखने के लिए
आदेश कौन दे सकता है या फिर दे सकेगा आदेश? तो याद रखना, आदेश कौन देगा ऐसी कंडीशन में। सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सेशन न्यायालय भी देगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी, यानी उपरोक्त दोनों, सी विकल्प राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दे सकता है। तो अन्य दशाओं में कौन दे सकता है? तो देखिए, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए जो सहमति दे सकेगा या फिर प्रतिभूति दे सकेगा वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकेगा। 12वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति वर्णित है ना। तो भाई राजद्रोह बात जो फैलाते हैं राजद्रोह के विरुद्ध, है ना, इन व्यक्तियों को सदाचार के लिए जो उपदेश या प्रतिभूति वर्णित है, तो धारा कौन सी लगेगी अगर कोई ऐसा काम करता है? तो वो वर्णित है भाई धारा 108 दंड प्रक्रिया संहिता। आगे बढ़ते, राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार के लिए प्रतिभूति ले सकेगा। कौन प्रतिभूति ले सकेगा? तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले सकेगा, याद रखना। आगे अगला पॉइंट आता है सांप्रदायिक सद्भाव। देखिए भैया, अगला पॉइंट है सांप्रदायिक सद्भाव। अब ये सांप्रदायिक सद्भाव से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ठीक है, सबसे पहला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर भारत के संविधान के आर्टिकल 28 में वर्णित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 2 देखिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का प्रभावशाली उपाय कौन सा है? अगर राष्ट्र में एकता बढ़ानी है तो वो है प्रत्येक समुदाय के लोगों को प्रति समान व्यवहार करना होता है। एक समान व्यवहार करोगे तो बिल्कुल जो राष्ट्रीय एकता है वो बढ़ती रहेगी, और जात पात करोगे तो घट जाएगी। आप सांप्रदायिकता किसे मानते हैं? तो आप सांप्रदायिकता किसे मानते हैं? वह धार्मिक भावना जो धर्मावलंबियों के बीच धार्मिक कट्टर है, उसे ही मानते हैं सांप्रदायिक भावना। आगे बढ़ते हैं। आप एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम हिंदू के लड़ाई के मामले में आप किसका पक्ष लोगे? किसी का भी मत लेना भाई, क्योंकि कानून का पक्ष लेना है आपको। कानून के मुलाजिम हैं आप, तो कानून का पक्ष लेना है। 5वां नंबर क्वेश्चन, आप सांप्रदायिक विघ्न से कैसे निपटोगे? विघ्न का मतलब रुकावट। अब सांप्रदायिक विघ्न आया है कैसे? तो कड़ाई से सबको समझाओगे तब निपटोगे ऐसे विघ्न से। आपकी नज़र में सांप्रदायिकता का मतलब सामाजिक भेदभाव, फूट, सद्भाव क्या होता है या होता है? तो क्या होता है? विभिन्न धर्मों के मानने वालों के बीच सद्भाव, है ना, ये होता है सांप्रदायिक सद्भाव। सवाल नंबर 7 देखिए, आपकी नियुक्ति एक संवेदनशील क्षेत्र में है जो सांप्रदायिकता संवेदनशील क्षेत्र में आता है, आप क्या करोगे? तो आप ऐसी सांप्रदायिक स्थिति में आप सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाएंगे, है ना, और दोनों पक्षों में समानता लाने का काम करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे आप, है ना, कि जो मेल जोल है वो बढ़े आपस में। सांप्रदायिकता का मतलब ही बढ़ाव से होता है, मेल जोल से होता है। सांप्रदायिकता का कारण किसे कहा जा सकता है? सवाल नंबर 8, तो वह है धार्मिक संकीर्णता। धार्मिक संकीर्णता को सांप्रदायिकता का कारण माना जा सकता है। आगे, सांप्रदायिकता का कारण कौन सा नहीं है? तो अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता एवं सम्मान, ये सांप्रदायिकता का जो कारण है वो नहीं है, याद रखना। अगला सवाल है, आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाने को क्या करोगे? यानी एक आपसी मेलझोल यदि बनाना है तो पिछली घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, संवेदनशील स्थान चिन्हित करेंगे, लोगों को प्यार से समझाएंगे, और ऐसी कंडीशन में आप सभी प्रकार के उपाय करोगे। क्या आप जुलूसों को सांप्रदायिकता का माध्यम मानते हैं? तो देखिए, ये उस जुलूस के व्यक्तियों पर निर्भर करेगा कि कैसे उस जुलूस को निकाला जा रहा है। तो क्या आप जुलूसों को सांप्रदायिकता का माध्यम मानते हैं? गलत, क्योंकि वो डिपेंडेबल है कि आपसी जो मेल जोल है वो बढ़ाने वाला है कि नहीं है। किसी जिले में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो देखिए, केवल नेटवर्क, धार्मिक नेताओं से सहायता, है ना, समाचार पत्र, या सभी।
तो 12 नंबर में यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेटवर्क भी है ना, धार्मिक नेताओं से सहायता भी और समाचार पत्र भी। आगे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए कि आपस की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो ऐसी स्थिति यदि कायम करनी है तो सांप्रदायिक सद्भाव पर गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए। गोष्ठी का मतलब एक बैठक आयोजित करनी चाहिए या एक सेमिनार आयोजित करनी चाहिए। कौन सांप्रदायिक को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है? कौन है जो सांप्रदायिकता को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है? धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी ये पर्याप्त नहीं है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी राय में सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता जो है वो ला इलाज नहीं है। सांप्रदायिकता का इलाज संभव है, ला इलाज नहीं है वो, है ना, इलाज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है अपराध नियंत्रण। अपराध पर नियंत्रण कैसे करोगे? इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वहां से देखिए। भारत में विधि के शासन का क्या स्वरूप है? यानी कानून के शासन का जो रूप है वो कैसा है? ठीक है, बताइए। तो विधि के शासन का जो रूप है, संविधान के अनुसार विधि का शासन जो है वो चल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विधि का शासन किसके प्रभावी होने पर लागू हो सकता है? तो पुलिस के भी, न्यायालय के भी और संसद के भी, यानी तीनों के प्रभावी होने पर पुलिस या विधि का जो शासन है, कानून का जो शासन है वो लागू हो सकता है। आपके विचार में विधि का शासन कहाँ से सन्निहित है? विधि का जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है? तो अनुच्छेद 14 भारत का संविधान ये लिया गया है आपके विचार से सन्निहित, है ना। अनुच्छेद 14 भारत का संविधान का आर्टिकल 14 है ना भाई, याद रखना। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में दे रखा है विधि का शासन। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं, विधि का शासन किसके द्वारा प्रदत्त है? तो विधि का शासन जो है वो किसके द्वारा? तो ये याद रखना, डाइसी के द्वारा प्रेरित है, डाइसी के द्वारा प्रदत्त है, डाइसी ने प्रदान किया था विधि के शासन को, याद रखना। विधि का शासन में सम्मिलित है। विधि का शासन किसमें? तो निगमित एवं प्राकृतिक व्यक्ति, है ना, निगमित एवं प्राकृतिक व्यक्ति में सम्मिलित है कानून का शासन। आगे बढ़ते हैं, विधि का शासन किसका सिद्धांत है? जो विधि का शासन है समता समानता का सिद्धांत है, विकल्प ए दोस्त राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 का फर्स्ट में क्या सिद्धांत सन्निहित है? तो 14 की फर्स्ट में विधि का शासन दे रखा है, यानी कानून का शासन। सवाल नंबर 9 देखिए, विधायी शक्तियों की संज्ञा सूची में के विषय बढ़ाने हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसको दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है पार्लियामेंट यानी संसद को। अगला सवाल करते हैं, विधि का पालन करना या कराना कर्तव्य है। विधि का पालन यानी कानून का पालन कराना जो कर्तव्य है वो किसका है? तो वो कार्यपालिका का कर्तव्य है, विधि का कर्तव्य पालन। विधि का शासन लोकतंत्र की क्या है? तो याद रखना, विधि यानी कानून का शासन जो है वो लोकतंत्र की आवश्यकता है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विधि के शासन का अर्थ क्या है? तो विधि के शासन का अर्थ है, विधि अर्थात कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में सभी समान है, ऐसा आर्टिकल 14 में बोला गया, लेकिन है उलट। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो है सुप्रीम कोर्ट यानी एसपी, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है ना, सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हो, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं, आपके विचार से विधिक अपेक्षा का पालन विधि के शासन के लिए क्या है? तो आपके विचार से विधिक अपेक्षा का पालन विधि के शासन के लिए अनिवार्य है, विकल्प दोस्त ए राइट है। आगे अग है अनुकूल क्षमता। अनुकूल क्षमता, इससे टॉपिक से भी क्वेश्चन यहाँ आप लोगों से पूछे जाते रहे लगातार। चलिए पहला सवाल देखते हैं, पुलिस तथा जनता के मध्य मधुर संबंध आवश्यक होते हैं क्योंकि क्या कारण होता है? तो असामाजिक तत्व ना पनपे ये कारण हो सकता है, शांति स्थापित हो ये भी कारण हो सकता है, अपराध ना हो पाए ये भी, यानी उपरोक्त तीनों बिल्कुल राइट है। पुलिस तथा जनता के मध्य मधुर संबंध आवश्यक होते हैं। आगे, पुलिसकर्मी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए ये है भैया आपका ईमानदार तथा दायित्व का पालन करने वाला हो, है ना, पुलिसकर्मी। तीसरा, किसी पुलिसकर्मी का किसी पीड़ित महिला से व्यवहार जिले में होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, याद रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट,
आपकी नियुक्ति जिस थाने में की गई है वहाँ कोई व्यक्ति आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें अपने बारे में, अपनी कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे और अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। विकल्प सी राइट है। सवाल नंबर 5 देखिए, पुलिस कर्मी की भूमिका कैसी होती है, फिर पुलिस की भूमिका जो होती है, पुलिस की भूमिका कैसी होती है? तो पुलिस की भूमिका होती है एक कर्तव्य परायण की, है ना, कर्तव्य परायण की, अपने कर्तव्य पे चलने की। घटना के समय निर्णय लेने की क्षमता एवं सूझबूझ अनिवार्य है। किसके लिए? तो घटना के समय पुलिस के लिए, है ना, निर्णय लेने की क्षमता और सूझबूझ की जो कंडीशन है वो अनिवार्य है। एक थाने में जहां आपकी नियुक्ति की गई है, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति हैं, आप उनके साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे, कैसा माहौल आप उनके साथ क्रिएट करेंगे, कैसे उन्हें अपने अनुरूप ढालेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोगों में धार्मिक मतभेद दूर करेंगे और सहिष्णुता, है ना, में कार्य करने को प्रेरित करेंगे, यानी आपस के साथ, मेल जोल के साथ। लोग उस कांस्टेबल को पसंद करते हैं जो जो उनकी समस्या सुनता है उससे, है ना। आगे, आपके विचार से आपका मित्र किस प्रकार की परिवार का होना चाहिए? तो भाई किस प्रकार के परिवार का होना चाहिए? तो ये परिवार होना चाहिए जिसमें कर्तव्य परायणता हो, कर्तव्य परायणता हो, जिसमें अपने कर्तव्य पर चलने की शक्ति हो। एक वरिष्ठ आप पर निरंतर आरोप लगाता है, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? एक वरिष्ठ का मतलब एक बुजुर्ग आदमी आप पर लगातार आरोप लगा रहा है, तो आप कैसे समझाएंगे? आप उन्हें बताएंगे कि उसमें उनकी भावना खराब होती है, अतः अब नहीं करें। ठीक है, आप उन्हें बताएंगे कि इसमें उनकी भावना खराब होती है, अतः अब नहीं करें। आगे बढ़ेंगे, मुझे क्रोध तब आता है जब कोई क्या होता है? जब कोई अनावश्यक धौंस जमाने का कार्य करता है, मुझे तब जो है वो क्रोध आता है, जब कोई अनावश्यक धौंस जमा रहा है आपके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो मुझे क्या होना चाहिए? मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो फिर मुझे क्या होना चाहिए? उसको समझाना चाहिए, यार शिकायत मत कर मेरे खिलाफ। अगला सवाल, विधिक साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग देंगे? सवाल नंबर 13 है, तो साक्षरता का महत्व लोगों को बताकर, यानी पढ़े लिखे या पढ़ाई लिखाई का महत्व लोगों को बताकर विधिक यानी कानूनी साक्षरता जो होती है इस अभियान में आप सहयोग करेंगे। एक जगह जाम लगा है, आप वहाँ हैं, आप जाम खुलवाएंगे। किस प्रकार से खुलवाएंगे? लोगों को समझाकर उस जाम को खुलवाएंगे। अगला, एक जगह अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों को आप लोग शांत करेंगे कैसे? समझाकर एवं आश्वासन देकर कि हम उसे पकड़ेंगे, इस प्रकार से। सवाल नंबर 16, आप एक कांस्टेबल हैं, पुलिस थाने में विलंब से आने पर थाने का भार साधक अधिकारी उपस्थिति पंजिका में लाल निशान लगा देता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप दूसरे दिन समय से आने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। देर से आने वाले व्यक्तियों का उदाहरण पेश मत करना। अगला देखिए, ये है व्यावसायिक सूचना, ये और पॉइंट है और ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है। इससे आगे के पॉइंट में अगली वीडियो में आप लोगों को शामिल करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इनाम पुलिस रेगुलेशन में वर्णित है, तो इनाम किस पुलिस रेगुलेशन में वर्णित है? अध्याय 31 में, अध्याय 31 में वर्णित है इनाम, है ना, पुलिस रेगुलेशन में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस विभाग में इनाम दिए जाने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, पुलिस बल के सदस्यों में त्याग एवं कर्मठता का विकास, कर्तव्य बोध का विकास करने हेतु शांति एवं व्यवस्था में योगदान, यानी उपरोक्त सभी के लिए पुलिस विभाग में इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पारितोषिक के प्रकार वर्णित हैं। पारितोषिक के प्रकार किसमें वर्णित हैं? अपराधियों की गिरफ्तारी में दोष सिद्धि के नतीजे संबंधी सूचना हेतु घोषित, अच्छी सेवा या कुशलता एवं शस्त्र चलाने में अच्छे अंग पाने हेतु। तो उपरोक्त दोनों यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपराधियों की गिरफ्तारी व दोष सिद्धि के नतीजे संबंधी सूचना हेतु इनाम अध्यक्ष द्वारा दिया जा सकेगा। कितना इनाम? 250 रुपये तक इनाम दिया जा सकता है, यानी कि 250 रुपीज़, है ना। मैं तो सोच रहा ज़्यादा इनाम दिया जाएगा भाई। गांव के चौकीदार को अच्छे आचरण हेतु सदाचरण की पट्टी दी जाती है। दो पट्टियों के धारक को वेतन के अतिरिक्त 8 आना भत्ता प्राप्त होता है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 आना भत्ता। आगे बढ़ते हैं, गांव के चौकीदार के लिए भत्ते की अधिकतम सीमा क्या है? तो वो है 2 रुपये 8 आना, 2 रुपये 8 आना, याद रखना।
6 नंबर का भी। 7, विचार संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो देखिए अच्छी भाषा भी है, दृश्य श्रव्य साधन भी, जोर शोर से बोलना भी, यानी सभी। विचार संप्रेषण, विचार फैलाने का ये साधन है। व्यावसायिक सूचना से तात्पर्य क्या है? सूचना जो पुलिस की हो, सूचना जो पुलिस की हो, याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन सा होता है? तो वो होता है भाई महानिदेशक, ऑप्शन बी। देखते हैं पुलिस महानिदेशक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी होते हैं, तो पुलिस के राजपत्रित अधिकारी होते हैं पुलिस महानिरीक्षक, ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी गण कौन से होते हैं? वो तो राजपत्रित है, ये अराजपत्रित, तो ये निरीक्षक और उपनिरीक्षक, यानी आपका एसआई है ना, इंस्पेक्टर दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पुलिस बल में सम्मिलित निकाय कौन सा है? तो पुलिस बल में सम्मिलित निकाय सिविल भी है, चौकीदार भी है, सवार पुलिस भी है, यानी उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैनिक पुलिस की सहायता या सैनिक पुलिस की सहायक सेवा है, कौन सी है भाई? वायरलेस शाखा, मोटरयान शाखा, अश्रु गैस, उपरोक्त सभी, ये सभी पुलिस की सहायक सेवाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। पदावनति का तात्पर्य क्या है? तो पदावनति का तात्पर्य है जिस पद पर नियुक्त हुआ उसके नीचे आ गया। पदोन्नति मतलब पद बढ़ गया, है ना, इस प्रकार से। चलिए ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ये भाग 1 समाप्त हो गया, भाग 1। अब भाग 2 आप लोगों को जल्द से जल्द मैं दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।